क्या दुनिया 2026 में खत्म होने वाली है? अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। ये जो मीम आपने देखा है काफी वायरल था, पर दुनिया में जो चल रहा है ना, उससे बहुत कोई अजीबोगरीब बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में? आपको पहले ही वार्निंग दे दूं, बहुत ज्यादा गुड न्यूज आने नहीं वाली है। अपने घर से ही चालू कर लेते हैं। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान जी, उन्होंने बोला है इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर शॉर्ट टर्म एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स। इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर बताया कि भाई दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी नो किसके बारे में बात हो रही है। एंड इन्होंने ये भी बोला कि भाई जो डेटरेंस है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो भाई जहां तक वॉर का सवाल है, तो क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए? ठीक है, क्या हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? क्या हमारी इकोनॉमी प्रिपेयर्ड है? वैसे तो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, क्योंकि वॉर सबसे बुरी चीज होती है। कितना नुकसान होता है ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड फाइनेंशियल लॉस कितना होता है। मैंने तो अपने लाइफ टाइम में कोई भी वॉर नहीं देखी है, ना मैं देखना चाहता हूँ। अगर हमारी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो भाई 31 स्क्वाड्रन्स हैं एंड होने चाहिए 42, सैंक्शन 42 हैं। एंड वहीं पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स मिल रहे हैं। एंड ये भी देख लो चाइना ने कितने वेपन्स अपने डिस्प्ले किए अपने विक्ट्री डे परेड में। तो कोई सेंस ही नहीं है कि हम किसी के साथ भी वॉर लड़ें, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से कह रहे होंगे, पर इसका मतलब क्या है? 3 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बीते थे, आप उन लोगों से पूछो जो लोग बॉर्डर के पास थे, क्या बीती थी उन लोगों पे, ठीक है। एंड ये तो एक शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट था, ये तो वॉर भी नहीं था। एंड जहां तक बात हो रही है शॉर्ट या फिर प्रोलॉन्ग्ड वॉर की, अगर हम प्रोलॉन्ग्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो रशिया यूक्रेन देख लो। एक बार जब वॉर चालू हो जाती है ना, तो फिर खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2022 से वो वॉर चल रहा है। ऑलमोस्ट टाइम आया था कि लगता था वॉर शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो डील अग्री करने वाला था रशियंस के साथ, जो उन्होंने जाके टर्की में जाके अग्री किए थे टर्म्स, तो भाई बोरिस जॉनसन जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वो वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, वॉर लड़ो। तो भाई ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, कोई भी साइन नहीं है कि वॉर कब रुकेगी। यूक्रेन की बात करें तो एक पूरी जनरेशन ऑफ आदमी वहां पे खत्म होते जा रही है। प्रेग्नेंट औरतें जो है उनको फोर्स किया जा रहा है कि फ्रंट लाइन्स पे जाके सर्व करें। जितने भी वहां आदमी हैं जो वहां से निकल सकते हैं, निकल चुके हैं, क्योंकि पकड़ पकड़ के सड़कों से उनको ले जाया जा रहा है, सरहद पर ले जाया जा रहा है, मरने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग सब जानते हैं कि वॉर क्यों लड़ी जा रही है, किस वजह से लड़ी जा रही है। एंड उनको अच्छे से पता है यूक्रेनियंस को कि कोई चांस ही नहीं है उनका सर्वाइव करने का। एंड मैं बताऊं, अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, काफी हद तक चांसेस थे कि वॉर रुकी जाती, ठीक है। अब आप ये बताओ, इतनी हाई स्टेक्स मीटिंग है, वहां ज़ेलेंस्की है, ट्रंप ने अपने तरफ से 2 लोगों को भेजा है, एक अपने दामाद साहब को, जैरेड कुशनर को, और दूसरा विटकॉफ को। ये स्टीव विटकॉफ वही है तो वहां का बिल्डर, बट अपेरेंटली होगा उसका IQ अच्छा, तो फिर वो जाके सबसे नेगोशिएट कर रहा है कि वॉर कैसे खत्म हो सकती है। एंड इसलिए भी क्योंकि कहा जाता है कि ट्रंप किसी और को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि बाकी सब वॉर मॉन्गर्स हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ये वॉर खत्म हो। तो भाई सवाल ये उठता है कि जब ये सब लोग मौजूद हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा डेलीगेटेड लोग हैं, ठीक है, ज़ेलेंस्की ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उसके अलावा ये ब्लैक रॉक के लैरी फिंक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्लैक रॉक का क्या स्टेक है इस वॉर में? क्योंकि ये पूरा सा ऑलरेडी प्लान्ड था कि यूक्रेन में जो भी डिस्ट्रक्शन होगी उसको रीबिल्ड कौन करेगा? ब्लैक रॉक करेगा, JP मॉर्गन करेगा। अब ब्लैक रॉक ने बहुत सारे पैसे हो सकते हैं लगाए हों एंड कुछ चीज़ों में फंसा हुआ हो, या हो सकता है पैसे लगाए भी ना हो, पर भाई उसको लग रहा होगा कि मेरे हाथ में तो इतने लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले थे। अब जिस तरीके से नेगोशिएशन चल रही है इस वॉर को एंड करने की, मेरे हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। कैपिटलिज्म जब हद पार पहुंच जाती है और जब बिजनेसमैन का ग्रीड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। इनको तो यही लग रहा है कि मेरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां गए। इनको ये नहीं दिख रहा कि पूरा देश तबाह हो चुका है, एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई है वहां पे। कितने लोग पलायन कर गए हैं, क्योंकि वहां पे रह के करेंगे क्या, मर ही जाएंगे। तो भाई इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो नेगोशिएशन है वो और भी ज्यादा ट्रिकी हो गई है कि भाई आपको एक बिजनेसमैन को और उसकी ग्रीड को सेटिस्फाई करना है। अब इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है जब वॉर, कितनी डेंजरस हो जाती है, आप इससे अंदाजा लगा लो कि अब रशिया ने एंड यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना चालू कर दिया। एज अ रिजल्ट पूरे यूक्रेन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, क्योंकि ये रशिया ने उनके जितने भी पावर प्रोड्यूसिंग ग्रिड्स हैं उसको खत्म कर दिया है। पूरे एरियाज ऑफ यूक्रेन में नहीं, पर बहुत सारे एरियाज में। तो भाई जब प्रोलॉन्ग्ड वॉर चलेगी, क्या हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि हमारे यहाँ भी टारगेट होंगे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसको बनाने में इतने ज़्यादा साल लग जाते हैं। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया में काफ़ी कुछ साइबर अटैक्स हुए थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करें तो वहाँ पे कुछ शहरों में बत्ती गुल हो गई थी, कहा जा रहा है कि वो साइबर अटैक था। पाकिस्तान का था, चाइना का था, किसका था आप बता ही नहीं सकते। इनफैक्ट रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे भी साइबर अटैक्स हुए थे। एज अ रिजल्ट कितनी सारी फ्लाइट्स डिसरप्ट हो गई थी। तो ये सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में, स्पेशली अगर
बताया जा रहा है जैसे कि दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। एंड अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो रशिया एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, इतनी सारी हिस्ट्री है उसकी वॉर्स लड़ने की एंड वॉर्स जीतने की। हिटलर की नाजी जर्मनी को किसने हराया था? सबसे बड़ा रोल सोवियत यूनियन का ही था। एंड उनके पास है ऑयल, दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया के पास सबसे ज्यादा इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट आज के डेट में हो सकता है इजराइल से ज्यादा आ रहा हो पिछले 1-2 सालों में, बट हमेशा हमारा जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट रहा है सबसे ज्यादा रशिया से ही हमने इंपोर्ट किया। यूक्रेन के पास पूरे एलाइज का सपोर्ट था, अमेरिका का, यूरोप का। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने लगाए हैं यूक्रेन में, इसीलिए तो अभी तक किसी तरह सस्टेन कर पा रहे हैं, किसी तरह कहने लायक तो बचे हैं कि हाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि चीजें बहुत जल्दी एस्केलेट भी हो गई थी एंड डेस्परेट हो जाते हो आप, क्योंकि भाई हमारे पास, इन दोनों देशों के पास कोई अनगिनत सप्लाई ऑफ ऑयल तो है नहीं। तो जब आप एस्केलेट करते रहे तो जल्दी आप ये देखते हो कि मैं कितने टाइम तक वॉर लड़ पाऊंगा, एंड जब आप देखते हो कि भाई हम उतने टाइम तक वॉर लड़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो फिर न्यूक्लियर वर्ड सामने आ जाता है। तो ये कोई एकदम ही बहुत अफलातूनी बात नहीं चल रही है आज के डेट में अगर हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे यहाँ। एंड अब बात करें वेस्टर्न एशिया की, या पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज मिडिल ईस्ट की, तो इजराइल एक पागल कुत्ते की तरह सबको अटैक किए जा रहा है, ठीक है। एंड अगर एपोकलिप्टिक सिनारियो की बात करते हैं कि एकदम दुनिया खत्म होने वाली है, तो भाई गाजा के लोगों ने तो देख लिया है कि दुनिया कैसे खत्म होती है। वहां पे आज के डेट में भी सपोजिटली सीज फायर है, पर आज के डेट में भी इजराइल बिल्कुल एड नहीं अलाउ कर रहा, टाइम टू टाइम अटैक करता रहता है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स थी कि शादी होने वाली थी कुछ लोगों की, वहां पे जाके अटैक कर दिया, कितने सारे लोग मारे गए। एड बिल्कुल भी अंदर नहीं अलाउ कर रहे, एज अ रिजल्ट वहां पे कोई शेल्टर ही नहीं है। न्यू बॉर्न बेबीज दे आर फ्रीजिंग टू डेथ, ठंड के मारे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। कोई टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं अवेलेबल है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं अवेलेबल है। ऐसे दुनिया में रह रहे हैं हम। तो जो जेनोसाइड है वो तो कंटिन्यू ही कर रहा है। अगर आप गाजा के लोगों से पूछो तो भाई उनको तो यही लगता होगा कि एंड ऑफ द वर्ल्ड तो आ ही गया है। एंड जहां तक जेनोसाइड की बात चल रही है तो सूडान में भी जेनोसाइड कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक ही अटैक में 1000 लोगों को मारा गया, भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। इतनी गंदी गंदी खबरें आ रही है ना वहां से कि किस तरीके से सिस्टेमिकली एक प्रोसेस किया जा रहा है कि कैसे औरतों का रेप करना है। एंड ये सब बातें यूनाइटेड नेशंस ही बता रहा है। साथ में आप यही इमेजिन कर लो, ये सैटेलाइट इमेज देख लो, मैसेकर इतना बुरा हुआ, मैं इतना गंदा मैसेकर कितने स्केल पे हुआ होगा आप सोचो, कि सैटेलाइट इमेज से खून ही खून नजर आ रहा है, खून ही खून। वैसे इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। उसमें यह भी बताया गया है कि कौन सा देश है जो ये सब एनेबल कर रहा है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हो तो हो सकता है अगर आप ट्रैवल करते हो अच्छा अब्रॉड, तो दिस मे बी दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग इसी देश में जाते हो शायद। अब बात करते हैं और भी रियलिस्टिक सिनारियोज की, एंड हमको उस पागल कुत्ते के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, इजराइल के बारे में। हम कब से बता रहे हैं इस चैनल पे, एंड कितने सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एंड ये कोई ऐसा हिडन फैक्ट नहीं है। इजराइल ईरान के साथ फिर से जंग छिड़ना चाहता है, एंड उसके लिए पूरा बैकग्राउंड वर्क ऑलरेडी चालू है, इन प्रोसेस है। ये टाइम्स ऑफ इजराइली देख लो क्या बता रहा है। सारे जितने भी इजरायली न्यूज़पेपर्स है उन्होंने सेम भाषा में ये सारी चीजें कवर करी हैं। वो ये बता रहे हैं कि ईरान एक मिसाइल लॉन्च ड्रिल को यूज करेगा एज अ कवर टू अटैक इजराइल। मतलब एक ड्रिल के नाम पे ईरान बोलेगा कि मैं ड्रिल कर रहा हूं, ठीक है, मिसाइल लॉन्च ड्रिल, बट वो एक्चुअली अटैक कर देगा इजराइल को। ऐसी टाइप की न्यूज फ्लोट की जा रही है इजरायली मीडिया में, एंड बताया जा रहा है कि एक्सेस न्यूज ने ही ये रिपोर्ट किया। एंड ये भी बताया जा रहा है कि यूएस नहीं मानता कि भाई ईरान अटैक करेगा, बट इजरायली सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई जो चांसेस हैं वो 50% से कम है, पर भाई रिस्क कौन लेगा। तो फिर बात वही आ गई ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती है या अदरवाइज जो ज़ायनिस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वो हर बार यही बताते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी हमने, हमें तो पता था वो हमें अटैक करने वाले थे पर हमने अटैक कर दिया। एंड यहाँ पे यही सेम चीज बताई जा रही है कि भाई वो प्रिटेंड करेंगे कि ड्रिल चल रही है पर हमको अटैक कर देंगे, तो इससे पहले कि वो करे हम ही अटैक कर देते। एंड इजराइल हमेशा से ही यही करता है, हमेशा हमको पता है क्लियरली अग्रेसर कौन रहता है, कौन जंगे ज्यादातर चालू करता है। एंड ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि क्राउड फेवरेट बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंट कर रहे हैं प्लान ऑलरेडी फॉर अ न्यू पोटेंशियल अटैक ऑन ईरान। डोनाल्ड ट्रंप को जाके प्रेजेंट करने वाले हैं कि इजराइल कैसे अटैक करने वाला है ईरान को, एंड 100% वो कह रहे होंगे तुमको भी अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो एप्स्टीन फाइल्स की सारी इमेजेस रिलीज कर देंगे हम। एंड इजराइल को बेसिकली बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि ईरान रीबिल्ड कर रहा है, एटलीस्ट ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ईरान अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन है उसको और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, एंड ऑफ कोर्स क्यों नहीं बढ़ाएगा। एंड इनका ये भी कहना है कि जो थ्रेट है मिसाइल्स का वो बहुत ही रियल है, क्योंकि पिछली बार हम उनको नहीं प्रिवेंट कर पाए थे।
तो इन्होंने खुद ही मान लिया कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था ईरानियन मिसाइल्स ने। और अब तो लगता है ट्रंप भी नेतन्याहू के झांसे में आ ही गया है। उन्होंने बोल ही दिया है कि भाई वी विल नॉक द हेल आउट ऑफ ईरान इफ दे बिल्ड वेपन्स। अरे भाई, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी थी उसको रिप्लेनिश तो करेगा ना। इतनी सारी मिसाइल्स खर्च हो गई थी ड्यूरिंग दैट वॉर। अब वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी आप बिल्ड करोगे तो भी हम आपको अटैक करेंगे। एंड अब भाई ऑफ कोर्स ये तो इंसान हमारे फेवरेट है ही हैं, इनके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया है। जो यूएस सेनेटर है लिंडजी ग्रैम, वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर मॉन्गर्स इन द वर्ल्ड, वो भी आके चालू हो गए कि भाई एक इंटरव्यू में कि भाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो बेसिकली पूरा माहौल सेट कर दिया इन्होंने कि इजराइल जाके अटैक करेगा, इजराइल अकेले अटैक करेगा ईरान को तो मुंह की खाएगा। 100% कोशिश ये की जाएगी कि यूएस को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। अब भाई सवाल ये उठता है कि ये कब होगा, एंड उसका एक आंसर है, जब इजराइल रीबिल्ड कर लेगा। उनका जितना भी स्टॉक पाइल जो इतना क्रिटिकली लो था, जब वो रीबिल्ड कर लेगा, अपना बफर स्टॉक भी रीबिल्ड कर लेगा, तब वो अटैक करेगा। तो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि साउथ अमेरिका में चीजें इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि भाई वो रूट कॉज बन सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का। अब आप ये देखो अमेरिकन ने कितनी बदतमीजी की है, ठीक है, कितनी ज्यादती की है। वहां पे जो छोटी छोटी बोट्स जा रही थी उनको कंटिन्यूसली अटैक करते हैं। कितनी बोट्स को अटैक कर चुके हैं ये। वहां पे कौन था क्या था ये भी नहीं पता, उसकी कोई फाइल्स भी नहीं रिलीज कर रहे हैं ताकि भाई HD फाइल्स जिससे देख सके कि भाई उसमें था क्या। ये लोग कहते हैं ड्रग्स लेके जा रहे थे। छोटी सी बोट कैसे पहुंच पाएगी वेनेजुएला से ऑल द वे अमेरिका में। एंड अगर ड्रग्स रोकना ही है अपने देश में, पहले देख लो भाई कितने सारे ड्रग कार्टेल्स वगैरह हैं, उनको तो पकड़ लो। बट इन्होंने एक और चोरी चालू कर दी है, ऑयल टैंकर्स ही चुरा लेते हैं वहां के। कौन बेनिफिट कर रहा है, ये ऑयल पूरा जाता कहाँ होगा यहाँ से, किसको मिलता होगा, हु नोस। एकदम पायरेट्स की तरह, चोर की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ से चालू हो सकता है। एक्चुअली आई डोंट बिलीव, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इन्वेड करेंगे वेनेजुएला। बहुत ही ज्यादा रिस्की है, हो ही नहीं सकता ऐसा टेरेन। इराक छोटा सा देश था, अफगानिस्तान छोटा सा देश था, ठीक है, वहाँ पे कितने सालों लग गए, फिर वहाँ से भी मुंह की खा के आए अफगानिस्तान से। तो क्या वेनेजुएला में ये जाके इन्वेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट अब रशिया एंड चाइना ने भी बोल दिया है कि भाई हम इंटरवीन करेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा कदम उठाओगे तो रशिया एंड चाइना ने अपनी भी इंटेंशन क्लियर कर दी है। एंड भाई वेनेजुएला में ऐसा क्या है जो इनको चाहिए, उस टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाया है। पर एक आपको एक और एंगल दे दूँ इसमें, जो लोग थोड़ी बात कर रहे हैं कि इसमें एक इजरायली एंगल भी है। एंड द रीजन बीइंग कि इजराइल के पास जो डेडिकेटेड सोर्स ऑफ ऑयल है जो उसके पास आता है, वो कहाँ से आता है? वो पाइपलाइन निकलती है अजरबैजान से एंड वाया टर्की इनके पास आती है। टर्की के साथ इजराइल के कोई बहुत अच्छे रिलेशनशिप तो है नहीं। अगर मान लो टर्की वहां से पाइपलाइन बंद कर देता है तो इजराइल कहाँ से लाएगा अपना ऑयल? तो वो चाह रहे हैं कि वेनेजुएला से भी उनको ऑयल मिलने लगे। हम तो जानते ही हैं कि जो हमारी नोबेल पीस प्राइज विनर है मारिया कोरिना माचादो, ठीक है, वो कितनी प्रो इजराइल है। वो तो आके बोल ही चुकी है कि भाई हम तो अपना कैपिटल जो है वेनेजुएला का ना, जो एम्बेसी है उसको शिफ्ट कर देंगे जेरूसलम में। एंड वेनेजुएला ने कहा है कि भाई जो यूएस अग्रेशन है ये पहले स्टेज पे है, एंड इनके जो कॉन्टिनेंटल एम्बिशन है वो वेनेजुएला तक ही सीमित नहीं होंगे, ऐसा यूएन में वेनेजुएला के एम्बेसडर ने अनाउंस किया है। अब ये बात तो हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में भी बता चुके हैं कि कैसे अमेरिका ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसे बनाई है कि भाई पूरा साउथ अमेरिका हमारी ही बात मानेगा, वहाँ के पूरे रिसोर्सेज हमारे लिए ही डेडिकेटेड रहेंगे। ये वॉर्स जब चालू होते हैं ना, खत्म कब करने हैं ये किसी को नहीं पता। रशिया यूक्रेन एक प्राइम एग्जाम्पल है। तो भाई ये सब अनसर्टेनिटी हम फेस कर रहे हैं गोइंग इनटू 2026। पर ये मत भूलना कि वॉर्स होते क्यों हैं। 3 मेजर रीजन है। सबसे पहले रिसोर्सेज के लिए होते हैं। आइडियोलॉजी या रिलीजन, इनके वजह से हार्डली कोई वॉर अभी आज के डेट में जो है जो चल रहा है। एंड इसके अलावा दूसरा, धरती का बोझ इजराइल, इसके वजह से बहुत सारे वॉर्स लड़े जा रहे हैं। जितना भी मिडिल ईस्ट में इतने सारे वॉर्स लड़े गए थे उसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि ये इजराइल की ही पॉलिसी थी जो वाया अमेरिका इंप्लीमेंट की गई, विच गोज टू शो के यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कौन चला रहा है? इजरायलीज ही चला रहे हैं। एंड सबसे बड़ा रीजन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर वॉर्स नहीं होंगे तो इनके हथियार कौन खरीदेगा भाई? एक मजेदार बात तो ये है कि यूएस का डिफेंस बजट कितना है इस साल का? $1 ट्रिलियन है, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन। ये कहां से खर्च होता है? पेंटागन से खर्च होता है। पेंटागन एक ऐसी संस्था है जिसने आज तक अपना कोई ऑडिट ही नहीं पास किया। 8 बार ऑडिट हो चुका है पेंटागन का, एक बार भी उसने पास नहीं किया। अब क्या कह रहे हैं? 2028 में पास करेंगे। कहां जा रहे हैं भाई ये सब पैसे? $1 ट्रिलियन का बजट है एंड ऑडिट नहीं पास कर पाते। ये वहां पे एक ही कैबिनेट लेवल एजेंसी है जिसने आज तक एक क्लीन चिट नहीं ले पाया ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में। आज तक ऑडिट नहीं पास कर पाया क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एसेट्स हैं, अकाउंट फॉर ही नहीं हो पा रहे कि भाई कहाँ गया पूरा पैसा। इनके पास रिपोर्टेडली $4.65 ट्रिलियन इन एसेट्स हैं। 60% ऑफ एसेट्स ऐसे हैं, मतलब ऑलमोस्ट
$2.5 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन के एसेट्स के ये कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं दे पा रहे कि कहाँ है। मेरा तो ये पूछना है भाई, ये एसेट्स कौन से हैं? ये इतना सारा अनअकाउंटेड फॉर मनी कहाँ गया है? कहीं ये इस्लामिस्ट टेररिज्म फैलाने में तो नहीं चला गया ये आईएसआईएस एंड ऑल? मे बी ये भी हो सकता है बहुत सारा पैसा इजराइल चला गया हो, अनअकाउंटेड फॉर हो। आप अपने लोगों को ही नहीं बताना चाहते कि भाई असली में आप कितने पैसे उनको दे चुके। यही सेम चीज 9/11 के दौरान हुई थी कि भाई कुछ पेपर्स थे अराउंड $1 ट्रिलियन का, कुछ अकाउंटिंग था जिसका पता नहीं चल रहा था, ब्लैक होल था वो कि कहाँ गया, एंड जिस बिल्डिंग में रखे थे वो भी फूट गई थी बिल्डिंग। देखो हम इन लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मनी मन गालियां दे सकते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको बताने का ये मतलब था दैट यू नो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो एटलीस्ट आप सही इंसान को गाली दो, ठीक है ना। एंड वन लास्ट थिंग, हैप्पी न्यू ईयर।